आपका कंप्लीट करना है धीरे धीरे। तो आप लोग अपना ये लिखते भी रहो। जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया पीछे, हमारा पीछे क्या कंप्लीट हुआ, मेटल। मेटल पे आप अपने एक तरीके से स्पेशल नोट्स बना सकते हैं। जिस तरीके से अगर आपको किताब में दिया है, किताब की भाषाएं थोड़ी सी टफ होती हैं, इसको आप अपनी भाषा में, उसका टेम्परेचर क्या है, उसमें मटेरियल क्या मिला हुआ है, इस चीज़ों को आप थोड़ा सा अपना मिला के चलिए। और अपने नोट्स जो है स्पेशल बना लो, जो क्वेश्चन आपको हमेशा आते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है, जो जो अगर ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, तो उससे जो है आपके नोट्स जो हैं बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये सिर्फ ये आप सीटीआई के लिए नहीं, आप जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी। तो मेटल में 90% तक का जो क्वेश्चन है वो आपको कवर हो जाएगा। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में मेटल और हीट ट्रीटमेंट से कितना आता है? हेलो। अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों ने अगर जो एग्ज़ाम दिया था आईटीआई का, तो मेटल से कितना परसेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन आया था? हेलो हेलो जी। हेलो। हाँ, जरा कुछ बताओगे कि मेटल और हीट ट्रीटमेंट से जो आप पीछे आपने आईटीआई अपनी की थी, वो क्या हुआ था? कितने नंबर का क्वेश्चन आया था? बताओ भाई। ये आवाज नहीं आ रही है क्या? कुछ मेरे को नेटवर्किंग का कुछ गड़बड़ लग रहा है। हेलो। नहीं सर, जी आ रही है, क्लियर आ रही है। आ रही है सर, तो आ रही है, आवाज आ रही है। कुछ तो बताओ भाई कि कितने परसेंट क्वेश्चन आया था आईटीआई में। आप लोगों ने पेपर तो दिया था। जो अभी जो पास हुए हैं उनको हम बधाई देंगे कि जो अभी एंट्रेंस एग्जाम दे के अंदर आए थे सीटीआई करने के लिए, वही लोग बताएं कि कितने परसेंट क्वेश्चन आया था। अच्छा चलो, कितने नंबर का क्वेश्चन आए थे ये तो बता सकते हो? सर 4-5 4 से क्वेश्चन आ 5 जाते हैं। आते हैं। थे 3-4 क्वेश्चन थे बस। 4-5 क्वेश्चन थे। तो अगर आप ये देखो कि कितने लोगों ने जो एग्जाम अपना दे रहे हैं कंपटीशन का या कुछ ऐसी नौकरी का, तो उसमें कितने परसेंट के क्वेश्चन पूछेगा हीट ट्रीटमेंट और मटेरियल से? सर मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम अपने नंबर को एक एक नंबर की वैल्यू है, तो इसलिए हीट ट्रीटमेंट अगर आप मेटल अगर आपने पढ़ा है तो मेटल को बारीकी से अगर आप समझ लिया होगा, और फिर भी अगर नहीं आप समझ पाए हैं तो मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। आप लोग कोई भी मेटल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, मान लीजिए मेरे को नहीं भी आता है तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उस क्वेश्चन को ढूंढ के आपको बताने की। क्लियर? तो मैं आपको आज जो है हीट ट्रीटमेंट के विषय में पढ़ाना चाहता हूँ। तो अभी जो पीछे आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि इसकी प्रॉपर्टीज और भौतिक गुण, रासायनिक गुण जो गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं और यांत्रिक गुण होते हैं। तो आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब वही चीज यहाँ पर फिर आती है कि हम हीट ट्रीटमेंट पढ़ें क्यों, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसको हम कैसे बदलेंगे अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ पर अगर हम देखें कि कोई भी अगर हम दोस्ती किसी से करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि वो हमारे मन को समझता है कि नहीं। इस तरीके से हम मेटल को भी कहते हैं कि ये हमारे काम का है कि नहीं। अगर आप चाकू ले आओ और चाकू को मटेरियल्स काटने लगो सब्जी, अगर वो कटेगा नहीं तो क्या होगा? आप कहोगे इस चाकू से कुछ कट नहीं रहा, सब्जियां ही नहीं कट रही, लकड़ी क्या कटेगी? तो आपने ये चीज देखी कि उसके अंदर धार नहीं था, कि वो मटेरियल अलग था। मान लीजिए वो एल्युमिनियम की चाकू बनी हुई थी, तो उसकी प्रॉपर्टीज तो एकदम अलग है। आप उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैसे बदलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हम हीट ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? हीट ट्रीटमेंट हमारी 3 प्रक्रियाओं से होती है। पहली जो हमारी हीट ट्रीटमेंट होती है, किसी भी मटेरियल को
गर्म करके उसके स्ट्रक्चर को बदल के और उसको ठंडा करके और उसके ठंडा करने की दर को समझ करके हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी चीज ये कि पहले किसी चीज को गर्म करते हैं, उसको उस पॉइंट पर सोक करते हैं और फिर उसको सडनली ठंडा करते हैं या धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर की प्रॉपर्टी जो है वह बदल जाती है या हम अपनी इच्छा अनुसार उसको बदल लेते हैं। तो हमारी डिपेंड करता है उसको गर्म करना और उसको ठंडा करना, दो चीजों पे डिपेंड करता है, किसी चीज को गर्म करना और किसी चीज को ठंडा करना। पहले हमने उसको गर्म किया, लेकिन वो गर्म कब हो रहा, क्या हो रहा है, गर्म हम उस हिसाब से करें कि जो उसकी हीटिंग है उसकी कंट्रोलिंग हमारे हाथ में हो। हीट ट्रीटमेंट का ये पहला वो है कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसकी टेम्परेचर जो है हमारे पास, हमको उसका टेम्परेचर पता हो। ये नहीं है कि हमने इसको उठाया और आग जलाई और कोई भी लोहा या कोई भी मेटल है, अलाय धातु है, उसको हमने भट्टी पर डाल दिया और भट्टी से निकाल के उसको ठंडा कर दिया या गर्म कर दिया या जो कुछ भी कर दिया, तो वो हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा, लेकिन जो चीज हम चाह रहे हैं वो नहीं होगा। पहली चीज गर्म करना। दूसरी चीज कि हम उसको ठंडा कैसे कर रहे हैं, वो कूलिंग रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दो चीजें हो गई, ठंडा भी करना और गर्म करना। अब दूसरी चीज होती है कि हम गर्म किस पे करते हैं, फर्नेस पे या भट्टी पर, और ठंडा किस पे करते हैं, हम पानी पर, बर्न होल पर, तेल पर और नाइट्रोजन गैस के अनुसार। तो अब ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे ठंडा हो रहा है, कैसे गर्म हो रहा है और इसके अंदर की स्ट्रक्चर या इसके मेटल की प्रॉपर्टी कैसे बदल रही है। इतना आप लोगों को समझ में आया? हेलो, यस सर, यस यस सर। सर। ये चीजें समझ में आई कि मतलब थोड़ा सा इसकी एक बात समझ में आए कि हीट ट्रीटमेंट हमको क्यों करने की जरूरत है। तो सीधी सी बात है कि किसी भी मेटल की उसके यांत्रिक गुणों को परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की, अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ आएगा, नहीं है तो आप कथा जैसे सुनो, हम आपको बता दें तो अब आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है, और कहेंगे ठीक है हम अगली बार पढ़ लेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस तीन चीजों पे आप फोकस करिए, हीट ट्रीटमेंट एक चैप्टर पे आपको समझ में नहीं आएगा और एक बार में नहीं समझ में आएगा। तो पहले चीज क्या है कि जो जो हीट ट्रीटमेंट में हो रहा है और जो जो इसके नाम आए हैं उसको पहले आप समझिए। क्लियर है? दूसरा, हेलो, दूसरा फिर आप इसको कैसे किया जा रहा है, किस टेम्परेचर पे किया जा रहा है और इस पे क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तीसरा क्या है, फैक्ट टेम्परेचर और फैक्ट उसकी कूलिंग। ये चीजें आपको अगर पता चल जाती है तो हीट ट्रीटमेंट में आप जो है एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है, हम बताएंगे कि हीट ट्रीटमेंट क्या है। तो हीट से ही आप समझ गए कि जो ऊष्मा है या उसकी गर्मी है उससे किसी मेटल का उपचार करना। तो धातुओं के, मेटल के गुण उसकी आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है। जो हमारा मेटल होता है उसके गुण जो होते हैं, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार ही उसका निर्भर करता है उस मेटल का गुण। इसलिए मेटल की आंतरिक संरचना में परिवर्तन करके मेटल के यांत्रिक गुणों में आवश्यकता अनुसार चेंजिंग किया जा सकता है। मेटल के गुणों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने के उद्देश्य से ही इन्हें अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म या ठंडा किया जाता है, जिससे मेटल की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है या आंतरिक संरचना चेंज होती है या इसकी आंतरिक गुणों में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इतना आप समझ गए? या आप अगर थोड़ी सी बात समझें लास्ट वाले में, मेटल को गर्म और एवं ठंडा करके उनके यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करने की
या परिवर्तन करने के ऑपरेशन को ही हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। तो आप यहाँ पर 3-4 चीजें, 3 लाइनें हैं, आप कह सकते हैं सबसे सरल भाषा में जो अगर हम कहें, मेटल को गर्म और ठंडा करके उसके यांत्रिक गुणों को या यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया या ऑपरेशन को ही हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। इतना समझ में आ गया? हेलो, हाँ यस सर। सर, यस सर। यस सर, तो यस सर, आ गया। ठीक है। तो मेटल को अगर हम कहें कि इसका जो और भी परिचय अगर देखा जाए, मेटल को अलग अलग टेम्परेचर पर नियंत्रण रूप से गर्म और ठंडा करके, मैंने अभी पीछे आपको बताया था, जो ये हीट ट्रीटमेंट है या इसको नियंत्रित करना, जो गर्म कर रहे हैं वो भी हमारे हाथ में होना चाहिए कि हम कितने टेम्परेचर पे इसको ले जा रहे हैं और कितने टेम्परेचर से इसको हम ठंडा कर रहे हैं, ये नियंत्रण होना चाहिए। ठंडा करके मेटल की आंतरिक जो रचना है, रचना में परिवर्तन करके उसके भौतिक और यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करने की क्रिया को ही ऊष्माउपचार कहते हैं। तो 4 तरीके की, 3 तरीके की पीछे थी और एक ये 4 हो गए। दूसरा क्या है कि अगर हम कहें कि हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, हमारे लिए हीट ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे हम बाजार से कोई चीज लाए या हमने कोई कास्ट आयरन को ढाल दिया, अगर ढाल दिया तो कास्ट आयरन तो हार्ड है, उसको तो नरम करना नहीं। लेकिन स्टील अगर हम लाए हैं, उसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है या उसके आंतरिक स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड है, वो हार्ड आप बाद में पढ़ेंगे कि ये आंतरिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। पेरलाइट, सीमेटाइट और कार्बाइड, ये जो इनके आस्टेनाइट का अंदर जो पियराइट, फाइनाइट, मार्टेसाइट, ये जो होते हैं इनके अंदर स्ट्रक्चर, वो मेटल को हार्ड कर रहा है या नरम कर रहा है, वो चीज़ें। तो हम इसको करते क्या है, पहले किसी चीज़ को अगर कोई मुलायम है तो उसको हार्ड करने के लिए, अगर हार्ड है तो उसको मुलायम करने के लिए करते हैं, पहली चीज़। अब हार्ड है तो मशीनिंग करने के लिए, मुलायम है तो उसको घिसने को बचाने के लिए इसका हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं। अगर कोई मटेरियल भंगुर है, ब्रिटिल है, तो उसको क्या करना है भाई, अब वो तो भंगुर है तो टूटेगा, उसके अंदर का जो टफनेस है उसको बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए और हीट रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए और क्रोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट हम ये चीज़ें, इसलिए निम्नलिखित चीज़ें जो हैं, जैसे कठोरता, एलेनिंग, ब्रिटनेस, कठोरता को हार्डनेस में बदलने के लिए, हार्डनेस को कठोर करने के लिए, मुलायम को कठोर करने के लिए और हार्ड को मुलायम करने के लिए, करोजन को ख़त्म करने के लिए और मैनेबिलिटी, भंगुर को, टेंसाइल स्ट्रेंथ को सुधारने के लिए, आदि आदि। तो ये आप लोगों ने पहले तो पढ़ा ही है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है, तो सिंपल सी बात है, हार्ड को मुलायम करने के लिए, मुलायम को हार्ड करने के लिए। अब ये क्यों करना है, हार्ड जो है घिसे ना, और हार्ड मुलायम जो है वो घिसे ना, इसलिए हार्ड कर रहे हैं। और अगर हार्ड है उसे मुलायम इसलिए कर रहे हैं तो उसके ऊपर मशीनिंग कर सके, उसके ऊपर कुछ काम कर सके। तो ये चीज़ें, तो ये आपने समझा, मुलायम करना क्यों है, हार्ड करना क्यों है, और उसके अंदर उसका जो स्ट्रेस है वो भी कैसे हम बढ़ा सकते हैं। क्रोजन, किसी मटेरियल पे अगर जंग लग रहा है तो उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। कोई करोजन अगर लग रहा है तो कोई स्टील पे है तो उसको कैसे करेंगे, क्या मटेरियल मिला सकते हैं, कोई बताएगा? हेलो, अनिल गुप्ता, हेलो, जी सर। है कि नहीं? हाँ बताओ। है सर, उसको है अगर सर। अगर लास्ट वाली लाइन है, करोजन रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है, उसमें क्या मिलाएंगे? पीछे हमने बताया, जोर भी दिया था, क्रोमियम मिला दीजिए सर, हो जाएगा। क्रोमियम मिला देंगे। तो अब क्रोमियम कैसे मिलेगा, उसको गर्म करना, हीट ट्रीटमेंट ना, वो आगे प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये समझ गए कि हम हीट ट्रीटमेंट क्यों करेंगे।
ठीक है। मशीनिंग करने के लिए धातुओं में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के विकृतियां, डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसको विकृतियों को दूर करना। भाई जैसे अगर हमने उसको ठोका पीटी किया है, कुछ किया है, ये कौन है भाई? पवन कुमार। अब इन लोगों को देर में करेंगे, क्या करें भाई? आप लोग देर में क्यों आते हो भाई, बताओ। हेलो, अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कहाँ से कर गया भाई? एक मिनट। तो अभी क्या धातुओं की मशीनिंग करने योग्य भाई, अभी हमने पीछे आपको बताया कि किसी हार्ड मटेरियल को हम मुलायम बना रहे हैं, तो मुलायम क्यों बनाएंगे? कई चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के हर किताबों में भी लिखा हुआ, उसी को पॉइंट उठाया है इसने और लिखा है कि धातुओं को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए और धातु में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की विकृतियों को खत्म करने। अब दूसरा ये है कि पहली चीज की जब हीट ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे तो उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं वो बदलते हैं। तो जो वो बदलते हैं उसके अंदर की जो आकृतियां होती है, कैसे अगर आपने लोहा देखो तो लोहे को अगर माइल्ड स्टील को आप उसको तोड़ते हो तो उसके अंदर की रचना अलग होगी, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा आम आ रहा, हेलो, थोड़ा सा आप लोगों से बात करूंगा, जैसे आम आ रहा है, हेलो, तो उस अभी आम की क्वालिटियां बदली हुई हैं, तो उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर है वो भी तो अलग अलग हैं। तो उसी तरीके यहाँ पर है कि जो अगर आप इस चीज को देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला क्या है? फेरानाइट, सीमेटाइट और ऑस्टेलाइट। फेराइट, सीमेटाइट, ऑस्टेलाइट और पेरलाइट। इसके विषय में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जब स्टील को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर स्टील का तापमान बढ़ता जाता है, वो बाद में चलेंगे। अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर या उसके विषय में। जब स्टील को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर स्टील का तापमान बढ़ता है, किंतु जब स्टील को लगातार हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तब एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद, एक जो निश्चित जो फिक्स किया गया है, पहुंचने के बाद स्टील का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। यह स्टील की आंतरिक रचना पर परिवर्तन होने लगता है। सिंपल सी भाषा है, जिस तापमान या जिस टेम्परेचर पर स्टील का तापमान बढ़ना बंद हो जाता है वह तापमान क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। अब जब स्टील को गर्म किया जाता है इसके तापमान तक पहुंच जाता है, इस स्टील गर्म ये। अब अगर हम कहें कि टेम्परेचर हमारा दो तरीके है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या है और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या है, दोनों चीजों को समझिए। जिस तापमान पर स्टील का तापमान बढ़ना रुक जाता है, जिस टेम्परेचर पर स्टील का तापमान बढ़ना रुक जाता है, जब स्टील की संरचना में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। प्रायः सभी के लिए 723 डिग्री टेम्परेचर है। हेलो, थोड़ा सा ये किसका माइक है, जरा बंद कर दो भाई। अरे मनोज भाई अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ। तो अभी आप लोगों ने ये कि जो टेम्परेचर है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर
और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस तापमान पर स्टील का तापमान बढ़ना रुक जाता है, जिस स्टील पर, सीधी सी बात है, जिस स्टील पर तापमान बढ़ना रुक जाता है यह स्टील की संरचना में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, जहां पर रुक गया और या जहां से रुका है, रुका वाली बात यहाँ पे हो रही है। प्राय सभी प्रकार के स्टील के लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 होते हैं। यहाँ ज्यादातर स्टील का जो है, इसके बाद जो आप देखेंगे कि यहाँ से स्टील के टेम्परेचर की जो आंतरिक पहुंचता है टेम्परेचर, तो स्टील के अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है वह बदलने लगता है। अगर आप देखें कि जो पानी होता है वो कितने टेम्परेचर पे उबलने लगता है, 100 डिग्री। 100 और डिग्री भाप पे 100 अच्छा डिग्री भाप पे, अच्छा और भाप पे कब जाता है? सर 100 के बाद भाप में ही चेंज होने लगता है उसके बाद। नहीं, पहले मैंने दो चीजें बात, पहले देखो उबलता कब है। बॉयल 100 डिग्री पे सर होने लगता है। 100 पे होगा, और उसी के जी बाद वो फिर वो जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं तो वो भाप बनने लगता है, अपनी यस अवस्था सर। को वो बदलने लगता है। ठीक है, तो यहीं पर यह है कि जहां पर टेम्परेचर रुक गया है और उसके अंदर की रचना जिस टेम्परेचर बदली है तो उसको हमने लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कर दिया। यहाँ पर क्या है, 723 है। ठीक है, इसके बाद अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस तापमान पर कार्बन पूरी तरह से आयरन, देखिए स्टील कितने किस किस दो मटेरियल है, कौन कौन सा, कार्बन और आयरन और आयरन कार्बन। कार्बन, तो ये दोनों जो है घुल जाते हैं, उसको अगर हम कहें तो वो अपर प्लेट का टेम्परेचर, जहां से ये घुलने की स्थिति पे पहुंच जाते हैं या घुलते हैं, तो उसको अगर हम कहें तो इसको क्या कहेंगे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। स्टील के लिए तापमान 800, ये सही है भाई? सही है सर, 800 से 1300 डिग्री। हाँ, 800 से 13। अगर एलिनिंग करते हैं तो कहाँ पे 900 900 से 50-60 डिग्री टेम्परेचर और ऊपर लेके जाए, जो भी हो। अगर आप देखें ठीक। तो अगर ओके। दूसरा यहाँ पर क्या है, एक मतलब इम्पोर्टेंट दिया है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच के रेंज को क्रिटिकल रेंज भी कहते हैं। ठीक, तो कभी कभी आपका आता है क्रिटिकल रेंज क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है। ठीक, अच्छा एक चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी कि उसमें डिक्लेसेस और रिक्लेसेस पॉइंट, ये जानते हैं आप क्या होता है? भूल गए सर, याद था, भूल गए। अच्छा 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 अच्छा। 700 डिग्री सेल्सियस तापमान रुक जाता है, रिक्लेंस हैं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसमें भूल जाते हैं। मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मतलब आप अपने नोट्स बनाओ, छोटे छोटे बनाओ, ये एक सडनली हमने आपको बताने की कोशिश की है कि इस तरीके से अगर आप अपना पढ़ते हैं तो थोड़ा सा याद रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो जो हमने अभी आपको बताने की कोशिश की है वो क्या है, क्रिटिकल तापमान पर स्टील में मिश्रण जो मिश्रित होता है, जिस बिंदु पर या जिस पॉइंट पर अपनी जो अपना जो उसकी अवस्था होती है या जो चीज होती है उसके अंदर वो बदलने लगता है, मतलब कंबाइंड चीज जो होता है, उस बिंदु को हम जो है डिक्लेसिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर स्टील के जो मिश्रण होता है, जिस बिंदु पर अपनी अवस्था को बदलने लगता है, तो मिश्रण की अपनी अवस्था क्या कहलाती है, लोअर होती है। हेलो, लोअर तो हुआ ना? अरे बताओ भाई, जब आप लोग जब बोलोगे नहीं, मुझे जी 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 पढ़ाने मजा नहीं। जी जी पॉइंट तो ऑफ जब वो, डिक्लेरेशन सर नीचे जब आता है, टेम्परेचर जब घटता है। हाँ, जब वो बढ़ेगा तो उसे हम स्टील में मिश्रण कार्बन जिस बिंदु पर अपनी अवस्था बदलने लगता है, मिश्रण जो कार्बन का जो मिश्रण होता है वो अवस्था को बदलने लगता है, वो कहता है पॉइंट ऑफ
डिक्लेसेस। पॉइंट ऑफ डिक्लेसेस आप नोट कर लो तो आपको याद रहेगा। दूसरा क्या है, जिस बिंदु अगर जिस पॉइंट पर अगर हम कहें कार्बन पहले वाली अवस्था में अपने, जैसे अगर किसी चीज को हमने ठंडा कर दिया, गर्म किया और वो अपने पुराने स्थिति पे आ गई, जैसे मान ली गर्म किया, तो उस पे क्या होगा, रिक्लेसेस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, रिक्लेसेस सर पॉइंट। रिक्लेसेंस पॉइंट तो सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं वहाँ पर कुछ पॉइंट के लिए वो सब टेम्परेचर होल्ड हो जाता है। मतलब देखो, जब स्टील को एकदम ठंडा करोगे तो वो कैसा होगा, अपनी पुरानी नेचर में आना चाहिए ना सर। हाँ, पुरानी विधि को जो भी होगा, स्टील को जब ठंडा करेंगे तभी तो वो अपनी अवस्था पे आएगा। तो उसी बिंदु को तो हम कह रहे हैं, पहली वाली अवस्था पे आ गया। भाई किसी चीज को अगर हम गरम करें, और गरम करने, यहाँ पे देखो हमें जो याद है वो दो चीजों पे याद है। पहला क्या है, अगर हम किसी चीज को गरम करते हैं तो उसके आंतरिक रचना में परिवर्तन होता है, तो उसे हम पॉइंट ऑफ डिक्लेसेंस कहते हैं। और अगर हम उसको रिकॉल कर दिया या उसको ठंडा कर दिया तो रिक्लेसेस पॉइंट कहला गया। अब इतना मैंने है, अगर आपको कोई चीज नजर है तो मेरे को बताने की कोशिश करो। हिसाब से जो होता है ना सर, जब हम हीटिंग करते हैं, यूनिफॉर्म हीटिंग कर रहे होते हैं सर, तो वहाँ पर कुछ टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आकर के मटेरियल जो होता है कुछ अपना टेम्परेचर होल्ड कर लेता है, मतलब उसी टेम्परेचर में बना रहना चाहता है। वो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ रिक्लेसेंस। और जब कूलिंग हो रही होती है तो यही फिनोमेना देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हम कह देते हैं पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन। हाँ, तो वो पीछे ला रहे हैं, तो वही चीजें तो मतलब हमने उसको पीछे किया है ना, जो टेम्परेचर को हमने पीछे करने की तो उसी को तो हमने पॉइंट ऑफ रिक्लेसेंस कहा। क्लियर है? ठीक है, समझ रहे हो? ये क्या है यार, एडमिट, इनको एडमिट कर रहे हो क्या? नहीं सर, हमने आप पोस्ट कर दिया, आप कर दीजिए। भाई ये मैं आज कर दे रहा हूँ। कोशिश आप लोग की ये रहेगी कि आप लोग जो है पहले जल्दी आओ। ठीक है, अभी कहाँ पर थे हम? अच्छा, आगे चलते हैं। तो स्टील में कार्बन, यही तो दिक्कत हो रही है। स्टील में कार्बन एक कंटेंशन होता है जो स्टील की संरचना तथा व्यवहार में परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। आप इस चीज को समझिए कि जब स्टील में कार्बन एक मुख्य कंटेंट है, यही जो है उसकी संरचना बनाता है या उसका व्यवहार परिवर्तन करता है। तो तीन चीजें इसमें हैं। पहला क्या है, हाइपोडेक्टेटिव और यूटिडेक्टेटिव और हाइपर यूटेक्टाइल। तो ये तीन चीजें आप याद रखो। लेकिन ये आप लोगों के बीच में शायद क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपकी किताब में है, बाय द वे कहीं आ जाए तो इसको याद रखिए। जब स्टील में कार्बन तत्व की मात्रा 0.84, ये याद रखिए कि हम केस हार्डनिंग कहाँ लेके जाते हैं, हार्डनिंग हम किस पे करते हैं, ठीक है, और क्वेंचिंग कहाँ करते हैं, मतलब कौन से मटेरियल को नॉर्मलाइजिंग, तो वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब स्टील कार्बन तत्व की मात्रा 0.84 से कम होती है उसे हम हाइपोयूटेक्टेड स्टील कहते हैं। ये याद रखिए, ये जब आप हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस पे आते हैं तो ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हाइपोयूटेक्टिव में क्या होता है, हाइपोयूटेक्टिव में क्या होगा बताइए भाई? 0.84 कार्बन के मात्रा, कार्बन की मात्रा 0.84 से कम होगी। कम 0.84 से कम होगी। ठीक, और दूसरा क्या है, जब स्टील में कार्बन तत्व की मात्रा 0.8 तक होती है तो उसे हम यूटेक्टिव स्टील कहते हैं। जब 0.84 से 2.1 होती है तो उसे हम हाइपर यूटेक्टिव स्टील कहते हैं। तो तीन स्टीलें हैं
हमारे पास नंबर 1 हाइपो, हम ये आप बाद में आपसे पूछेंगे एक एक लोगों से, ये आप ध्यान करिएगा। मैं अब जो आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ये एक एक चीजें मैं एक एक लड़के से पूछूंगा, वो माइक Yes, खोलेगा और वो मुझे बताएगा। यस सर। मैं ये हीट ट्रीटमेंट इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश, मैंने पीछे देखा कि आप लोग जो है इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लिए। कोई बात नहीं, आप मत लीजिए, लेकिन आप अपनी एक नोट्स बनाने की तैयारी करिए कि आप ऐसा नोट्स बनाओ कि उस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप फट से बता दें। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोटा मोटा सा, आप डिप्लोमा वाले उस पे मत जाओ कि वो क्लास है तो हाई लेवल पे चला गया। जो आपके ज्यादातर निम्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिपेंड कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास 3 स्टील के जो नाम हैं वो इस प्रकार से थे। ठीक है, अब पीछे हमने आपको बताया था कि फेरेनहाइट 4 चीजें बताई थी। कौन कौन सी बताई थी भाई? हेलो फेराइट, हेलो, सीमेंटाइट, फेराइट, पर्लite, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट, पियरलाइट। हाँ कई बार तो पियरलाइट। हाँ पियरलाइट, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, आप लोग इंटरेस्ट है। मैं आप लोगों से इसलिए भी पूछता हूँ मैग्नेटाइट है कि मेरे पास जो है आपकी आवाज भी आ रही है और प्लस क्या कहते हैं मार्टेंसाइट। आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो। तो पहला चेक क्या है? फेराइट। ये क्या है? फेराइट क्या है भाई? स्टील का कुत्ता फॉर्म कहाँ है? हेलो, सबसे शुद्ध लोहा। स्टील अच्छा, का ये है। तो ये क्या है? सीमेंटाइट और ये सब क्या है? सबसे शुद्ध। हेलो शुद्ध लोहा है सर, शुद्ध लोहा। ये तो इसमें स्टील के देख रहे हो फॉर्म ना। होते हैं। हाँ, इसमें क्या है? स्टील ही होता है, के द्वारा स्टील। स्टील, ये जो माकुलर्स होते हैं, इनके मालिकुलर्स होते हैं या इसकी रचना होती है, उसके अनुसार इसका हम नाम भी लिखते हैं और इसी को ही हम जो है बदलते हैं, हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। और इसी के बदलने से हमको जो है स्टील के इच्छित गुण मिलते हैं। क्लियर है? तो उसके अंदर हमारे पास फेरेनहाइट है, सीमेंटाइट है, पियरलाइट है, ऑस्टेनाइट है और माल्टेसाइट है। तो अभी जैसे आपने पीछे पढ़ा था टफनेस, डक्टिलिटी, मैनेबिलिटी और हार्डनेस, ये 4 फटिंग रेजिस्टेंस, टेंसाइल, तो ये हर मेटल पे हर जगह नाम आता गया। जिसने इस चीज को समझ लिया था वो हीट ट्रीटमेंट वो समझ चुका था। क्लियर है? हेलो हेलो, यस सर। ये चीजें हमने बस पीछे बताने की कोशिश की थी कि आप जो है मेटल में यांत्रिक गुणों को अगर आप समझ जाएंगे तो मेटल को आप समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। उसी तरीके से वो वहां पर वो नाम जो थे बार बार मेटल पे आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये नाम जो है बार बार जब हीट ट्रीटमेंट आप करते हैं तो थोड़ा सा अपर पे जाते हैं तो ये नाम आते हैं कि ये कहाँ पर मिलेगा, ये कहाँ पर मिलेगा, ऑस्टेनाइट कहाँ पर मिलेगा, मार्टेसाइट कहाँ पे बनेगा और फेराइट क्या है और पियरलाइट कहाँ पर है। तो ज़्यादातर हमारे पास ऑस्टेनाइट और मार्टेसाइट का आता है। तो ये चीज़ें जो है मेरे यहाँ बताने से आप नहीं समझेंगे। आप थोड़ा सा अपने दिमाग में 2 लाइन लिख लो और उसको 2-4 बार याद कर लो कि ऑस्टेनाइट क्या कहलाता है, मार्टेसाइट क्या कहलाता है। वो वैसे ही आप फिर आप हीट ट्रीटमेंट को समझ लेंगे। क्लियर है? अभी देखिए ये अमित कुमार किशोर इंटर, कितने लोग हैं भाई इसमें? 7 लोग। देखिए 5 यूनिट बाकी है और 7 लोग हैं। ये अच्छी बात है भाई, आप लोग बताओ हैं? हेलो, यस सर। ये 7 लोग बाकी हैं, ये अच्छी बात है। जरा आप लोग अपने साथियों को बोलो कि भाई आओ तो ठीक है, नहीं तो अटेंडेंस लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम भी अटेंडेंस लेके बैठ जाएं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं ये जिस तरीके से आपको अपना
पढ़ाने की कोशिश करता हूँ या जो डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ नोट्स, हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाने ये ऐसे ही आपको पढ़ा देंगे, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आपको नोट्स मिले। ये इतना देर तक हम रोकते हैं, आपको अगर पीडीएफ बनानी है तो इसी नोट से पीडीएफ बना लो या यूट्यूब में रखिए, आप पीडीएफ बना सकते हो। लेकिन आप आके सिर्फ 45 मिनट लेक्चर सुन लो 1 घंटा, तो शायद आपके कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। हेलो, ठीक है ना? तो ये 7-8-9 लोगों को बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग इनको भी बोलो कि भाई ठीक है, नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, हम कोई जबरदस्ती आपको थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। भाई इंस्ट्रक्टर आप कैसे बनोगे? आप अपने आप बनोगे कि कोई जबरदस्ती बनाएगा? पवन, अपने आप से। अपने आप। तो कोई नोट्स जब अगर आप देते हो, जब आप हमको कोई चीज दिखाओगे तो उसके लिए मेहनत करोगे ना, ठीक है? तो आप, हम मान सकते हैं 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, खैर टाइम है, इनको हम दे रहे हैं, लेकिन हम अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, हैं? ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? फेराइट। फेराइट क्या है? ये कार्बन स्टील के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बताता है, और ये माइक्रोलर्स की संरचना कई प्रकार की होती हैं, जिसमें एक आता है फेराइट। फेराइट हमारे पास क्या है? यह लोहे का लगभग शुद्ध लोहा होता है। फेराइट हमको मिल रहा है, शुद्ध लोहे का रूप मिल रहा है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.0008 से लेकर 0.025 तक होती है। ये एक क्वेश्चन आपका बनता है कि फेराइट में कार्बन की मात्रा कितने % होती है। यह स्ट्रक्चर बहुत ही नरम और डक्टिलेट होता है। नरम और डक्टिलिटी, देखिए फिर शब्द आ गया, डक्टिलिटी क्या है? वो प्रॉपर्टीज आ गई शब्द की, ठीक है। इसमें चुंबक के गुण अधिक होते हैं, चुंबक के गुण अधिक होते हैं। अच्छा, अभी आपने चुंबक के गुण होते हैं, मैग्नेटिक होता है, तो क्या ज्यादातर इसका प्रयोग करते हैं स्टील बनाने के लिए? ज्यादातर हम कौन से स्टील को लेते हैं? जो शुद्ध लोहा होगा उसका। शुद्ध लोहा नहीं, तो स्टील के लिए हम क्या क्या लेते हैं भाई? सर निकल कोबाल्ट स्टील लेते हैं सर। अरे चलो, निकल